नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन सीरीज में मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम में करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिंगल्स। आशा करता हूं आवाज आप लोगों को आ रही होगी, मेरी एकदम क्लियर आ रही है दोस्तों। गुड। जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिंगल्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इट इज द पोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिसिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन, दैट इज अ चिकन पॉक्स। अगर आप लोगों को चिकन पॉक्स हुआ है तो आपको बच के रहना पड़ेगा। आपको सिंगल्स नाम की दिक्कत हो सकती है, आपको हर्पीज नाम की दिक्कत हो सकती है। आप देखिए ओल्ड एज में ज्यादातर लोगों को देखने को मिलती है ये दिक्कत 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद में, जब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। और अगर पहले कभी आपको चिकन पॉक्स हो रखा है तो आपको संभल के रहने की जरूरत है। इम्यून सिस्टम को डाउन ना होने दें। विटामिन सी, जिंक का सेवन अच्छी मात्रा में करते रहें, फ्रूट्स खाते रहें, बढ़िया माहौल में रहें, स्ट्रेस लेकर ना आए, क्योंकि ये सब कारण हो सकता है दोस्तों सिंगल्स का। आइए सिंगल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो पॉजिटिव वायरस है वो कौन सा है। आपसे पूछें कि सिंगल्स का पॉजिटिव वायरस कौन सा होता है और सिंगल्स है क्या। पहली चीज तो यह कि सिंगल्स है क्या। यह एक वायरल इंफेक्शन है, एक ऐसा वायरस जो सदियों से आपके शरीर में कहीं छुपा हुआ पड़ा था, निष्क्रिय अवस्था में पड़ा था, और जैसे उसको मौका मिला ना वो निकल के बाहर आ गया। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है ये वायरस, हाँ बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। देखिए कई डिकेड्स पहले आपको चिकन पॉक्स हुआ था। क्या हुआ था, कहानी बहुत पुरानी है, जब आप छोटे थे जब की कहानी है। चिकन पॉक्स आपको हुआ, क्या हुआ, चिकन पॉक्स आपको हुआ। चिकन पॉक्स के लिए पॉजिटिव वायरस कौन सा होता है, वेरिसिला, वेरिसिला जोस्टर, वेरिसिला जोस्टर वायरस। और ये जो वेरिसिला जोस्टर वायरस था बड़ा बेदर्दी वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस नंबर 3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन हर्पीज वायरस की संख्या कितनी है, ऐसे तो कई वायरसेस है, हर्पीज वायरस बहुत सारे हैं, लेकिन जो ह्यूमंस को प्रभावित करते हैं उनकी संख्या कुल 8 है। तो ह्यूमन हर्पीज वायरस जो कि तीसरे नंबर का है उसका नाम है वेरिसिला जोस्टर वायरस। वेरिसिला जोस्टर वायरस आपके शरीर में शुरुआत में चिकन पॉक्स प्रोड्यूस करता है। जैसे ही आपको चिकन पॉक्स हुआ यह वायरस आपके शरीर में दाखिल कर गया। ठीक है दोस्तों, चिकन पॉक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप लोग उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब समझिए चिकन पॉक्स आपको बचपन में खत्म हो गया, लेकिन ये वायरस खत्म नहीं हुआ। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जो डॉर्सल रूट गैंग्लियाज हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स की डॉर्सल रूट गैंग्लिया में आज भी कहीं पड़ा हुआ है, निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस दिन आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गई ना दोस्तों, उस दिन ये निष्क्रिय वायरस फिर से एक्टिव हो जाएगा। और ये एक बार नहीं कई बार एक्टिव हो सकता है। आप देखो लोग बोलते हैं मुझे हर्पीज हुआ, शरीर पे बहुत सारे दाने आए, यहां पर दाने आए, और 5 साल पहले हुआ तो फिर हो गया। इसका मतलब ये बार बार सक्रिय हो सकता है, ऐसा संभव है, ये बार बार सक्रिय हो सकता है। जब भी दुनिया में आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी तब हर्पीज आपको होने के चांसेस जरूर होंगे। कब, अगर आपको पहले चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन आपको हुआ था, वेरिसिला जोस्टर वायरस आपके शरीर के अंदर आ गया था। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, पुरानी बहुत पुरानी कहानी है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना भैया, एक एक मिनट बहुत कीमती है, कोई गारंटी नहीं अगले मिनट की। तो लास्ट क्लास को शुरू हुए और इस क्लास को शुरू हुए तो 24 घंटे का समय हो गया है। तो वेरिसिला जोस्टर का इन्फेक्शन हुआ था, आपको चिकन पॉक्स हुआ था, कुल मिला के बात ही चिकन पॉक्स ठीक हो गया, लेकिन ये वायरस आज भी है। कहां है ये वायरस, ये वायरस कहां पर है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल सेंसरी गैंग्लिया में आज भी मौजूद है। ठीक है, आपको चिकन पॉक्स हुआ और ये जो वायरस था जिसका नाम हमने पढ़ा है हर्पीज जोस्टर वायरस, ये आज भी आपके स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट गैंग्लिया में आज भी है। लेकिन कैसी अवस्था में है, डॉर्मेंट मतलब सोती हुई, निष्क्रिय, डॉर्मेंट अवस्था में आज भी है। डॉर्मेंट
डोरमेंट स्टेट में आज भी है ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड में। अब जब दिन ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगी, जैसे इंक्रीजिंग एज, या अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी में हो सकता है, ऐसा संभव है कि आपकी इम्यूनिटी पे प्रभाव पड़ा हो, जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसमें ऐसा हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा, नो डाउट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर फीमेल जेंडर की इम्यूनिटी मेल जेंडर के कंपैरेटिवली थोड़ी कंप्रोमाइज्ड ही रहती है, फिजियोलॉजी ऐसी है, ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा यूरोपियन डिसेंट्स, जो लोग यूरोप में रहते हैं उन लोगों के अंदर भी इस इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस, बाकी लोगों के कंपैरेटिवली इम्यून सिस्टम उनका थोड़ा सप्रेस रहता है, तो वायरल इन्फेक्शन उनको ज्यादा जल्दी लग जाते हैं, ठीक है, बड़े सेंसिटिव होते हैं वो लोग, हाँ, बड़े नाजुक हैं। तो अगर आपकी एज ज्यादा है, अगर आपको कोई सेकेंडरी इलनेस है, अगर आपको कोई टर्मिनल इलनेस है, अगर आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है तो भी आपको इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया होगा, आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और डॉक्टर ने आपको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे रखी जैसे कि लेफ्लुलोरेमाइड, मिथाइल प्रेडनिजोलोन, ये सब आपकी इम्यूनिटी पे काम करती है। मेथोट्रेक्सेट 15 mg की गोली हफ्ते में एक बार लेने के लिए दे देता है डॉक्टर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, और आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है, ये सप्रेस कर रही है। ऐसे लोगों के अंदर संभव है कि ये जो वायरस है ये निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में हो जाए, और ये डोरमेंट अवस्था से किस में हो जाए, एक्टिव अवस्था में आ जाए। कब? जब आपका इम्यून सिस्टम क्या हो, इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाए, इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाए। अगर आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो ये डोरमेंट स्थिति से कैसी स्थिति में आ जाएगा, एक्टिव स्थिति में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो टॉपिक अपन आज पढ़ रहे हैं सिंगल्स, वो किन लोगों को होता है जिनको पहले क्या हुआ था, चिकन पॉक्स हुआ था, अब उनको क्या डेवलप हो गया, घूमकर वापस सिंगल्स डेवलप हो गया, ठीक है। दोनों का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सेम है, कौन है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, दोनों वायरल इंफेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। मैंने अभी आपको एक रूपरेखा बनाई कि किस तरीके से सिंगल्स होता है। तो कॉज बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस, ये मैं आपको बता चुका हूं, इट इज अ लेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। सिंगल्स क्या है, it is a later complication of चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किससे होता है, वेरिसिला जोस्टर वायरस से, ठीक है दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या है समझने का, इट इज अ लेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स, मतलब लेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स हुआ क्यों, चिकन पॉक्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा हो गया, वायरस हो गया, कौन सा वायरस हो गया, वेरिसिला जोस्टर वायरस। किन लोगों में मिलेगा, इन पर्सन हु हैव सफर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स द वायरस रिमेन डोरमेंट। किस में मिलेगा ये देखने को, इन पर्सन हु वॉज infected with varicella zoster virus, the virus remain dormant in them। उनमें ये वायरस डोरमेंट अवस्था में, डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था में, सोती हुई अवस्था में मिलेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दिस वायरस रीएक्टिवेट, ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा स्ट्रेस में या इम्यूनो सप्रेशन में दोस्तों। अगर आपके शरीर में इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई, आपको स्ट्रेस हुआ, इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, तो ऐसी अवस्था में वायरस फिर से सक्रिय हो सकता है दोस्तों। तो देख लीजिए बोर्ड को एक बार, सिंगल्स क्या होता है, लेटर कॉम्प्लिकेशन होता है चिकन पॉक्स का, किन में मिलता है, उन लोगों में जो कि इन्फेक्ट हुए हैं विद वेरिसिला जोस्टर वायरस प्रीवियसली, और वायरस उनमें डोरमेंट स्थिति में रहता है। जिस दिन वायरस को मौका मिलेगा तब हम बता देंगे कि सिंगल्स कैसे करते हैं सनम, हाँ, सिंगल्स कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स, ये इस स्लाइड में आपने ये देखा है। नेक्स्ट अब मैं आपको बता रहा हूं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, किन लोगों को चिकन पॉक्स के बाद में वापस से वेरिसिला जोस्टर का इंफेक्शन होने का खतरा है।
रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन रिस्क में है भैया? आप सबसे ज्यादा रिस्क में हो, मैं भी रिस्क में हूं, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं देखिए, एक एक करके रिस्क फैक्टर बात करते हैं। पहला एज अबाउ 50 ईयर्स, वेरी गुड। सबसे पहला एज अबाउ 50 ईयर्स। फर्स्ट इज द एज ग्रेटर देन 50 ईयर्स। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों के अंदर वेरिसिला का इंफेक्शन रीएक्टिवेट होने की संभावना है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें इम्यून सिस्टम कंप्रेस हुआ हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस, इसमें आपकी कोई ऑटो इम्यून डिजीज आ सकती है, इसमें एड्स आ सकता है, HIV इन्फेक्शन आ सकते हैं क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। या हो सकता है आपकी कोई इलनेस आ गई, कोई टर्मिनल इलनेस हो आपको। टर्मिनल इलनेस मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, या घर पे ले जाओ सेवा करो। टर्मिनल इलनेस, कोई टर्मिनल इलनेस है तो ऐसे सिस्टम, ऐसी कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? कॉम्प्रोमाइज। मान लीजिए आपके बोन मैरो का सप्रेशन हो गया, बोन मैरो सप्रेशन हो गया, ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है। या आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी दवा आप लोग खा रहे हैं, इम्यून सिस्टम को डाउन कर रखा है आपने, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस। इसके अलावा और किस में मिलेगा ये? अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर, वेरी गुड, ट्रांसप्लांटेशन, अगर आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है या हो सकता है ग्राफ्टिंग कराई है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट ही तो वो एक जगह से दूसरी जगह लगाया है, तो ट्रांसप्लांटेशन करा है, ग्राफ्टिंग करी है, ऐसी कंडीशन में भी आपके इम्यून सिस्टम को जरूर डाउन किया गया होगा दवाइयों से, और तब आपको हर्पीस का इंफेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं दोस्तों। फीमेल्स में, बिकॉज फीमेल्स आर प्रोन टू ऑटो इम्यून डिजीज, फीमेल्स में इम्यूनिटी की थोड़ी तकलीफ रहती है, तो फीमेल जेंडर, अगर आप फीमेल है तो बच के रहिएगा, हाँ। फीमेल जेंडर, दिस इज फीमेल जेंडर। यूरोपियन डिसेंट, यूरोप में रहने वाले लोग, यूरोपियन डिसेंट, देखो अगेन इट इज अ टॉपिक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, पीएसएम एक सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़िए, पार्क्स की बुक आती है उसकी, आप पढ़िए। उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी बीमारी हो गई है, उसका इलाज तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको होने से ही कैसे रोका जाए, एपिडेमियोलॉजी पे बात होती है उसमें। तो उसमें स्टडी करते हैं, देखते हैं कहाँ कौन सी बीमारी ज़्यादा है। तो उस स्टडी में पाया गया कि यूरोपियन लोगों में हर्पीज होने के चांसेस बाकी सभी लोगों से ज़्यादा है, इसलिए इसको रिस्क फैक्टर में यहाँ पर रख दिया गया है दोस्तों। तो यूरोपियन डिसेंट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। अगर आप यूरोपियन है तो बढ़िया है, हम लोग भारतीय हैं, हाँ। क्रोनिक डिजीज, आपको कोई क्रोनिक डिजीज है तो, क्रोनिक डिजीज, अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है तो, अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है तो, क्रोनिक डिजीज, अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है तो भी आप रिस्क में हैं कि आपको क्या डेवलप ना हो जाए, वेरिसिला जोस्टर का री इन्फेक्शन ना हो जाए। तो क्रोनिक डिजीज इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। इसके अलावा ट्रॉमा इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर, क्योंकि ट्रॉमा से स्ट्रेस हो सकता है, ट्रॉमा। तो दीज ऑल आर द रिस्क कंडीशंस, आप लोग इसको आराम से देख लीजिए। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? देखिए क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स। देखिए दोस्तों, 3 इसकी फेजेस होती है। एक को हम बोलते हैं प्री इरप्टिव फेज, प्री इरप्टिव, जिसमें इरप्शन नहीं होते। एक होता है इरप्टिव फेज, इसमें इरप्शन होते हैं। और एक होता है पोस्ट इरप्टिव फेज, इरप्शन के बाद में, ठीक होने के बाद में, पोस्ट इरप्टिव। जब हर्पीस का इरप्शन खत्म हो गया है तो क्या होता है, देखते भी तो ये क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा, तीनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज द प्री इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव फेज से आप लोग क्या समझते हैं? प्री इरप्टिव फेज
1 से 7 दिन तक चलता है। पहला तो बात ये ध्यान रखिए, मतलब आपको वायरस का असर थोड़ा थोड़ा यहां पर फील होने लग जाएगा। इसमें होगा क्या, इसमें कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पेन होने लग जाएगा। इसको बोलेंगे प्री हर्पिटिक न्यूरेल्जिया, प्री हर्पिटिक न्यूरेल्जिया। पेन मतलब यहां क्या डेवलप हो रहा है, पेन डेवलप हो रहा है, समझे आप। यहां इसको प्री हर्पिटिक न्यूरेल्जिया बोलेंगे। इसमें क्या डेवलप होता है दोस्तों, पेन डेवलप होता है, साथ साथ में मैलेज, एनोरेक्सिया और प्रूराइटिस। मैलेज, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, हाँ देखो, मैलेज, पेन, एनोरेक्सिया, हाँ ये डेवलप हो रहा है। साथ साथ में और क्या डेवलप हो रहा है, देखो प्री हर्पिटिक कंडीशन है ये। इसमें स्किन में इरप्शन नहीं है, इरप्शन कहां आएंगे, यहां आएंगे। इरप्शन से पहले क्या हो रहा है, यहां पे पेन डेवलप हो रहा है, एनोरेक्सिया डेवलप हो रहा है, मैलेज डेवलप हो रहा है, प्रूराइटिस मतलब होता है इचिंग, जहां पर इरप्शन आने वाले हैं उस जगह पे हल्की हल्की सी इचिंग सी महसूस होने लग जाती है, प्रूराइटिस, ये डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों प्री हर्पिटिक फेज कितने समय तक रहता है, 1 से 7 दिन तक रहता है। इसके बाद इरप्टिव फेज आ जाता है। इरप्टिव फेज में स्किन में इरप्शन आने लगेंगे, 7 से 15 दिन तक ये चलेगा, मतलब 1 से 7 दिन तक तो ये चला, उसके बाद 7 से लेके 15 दिन तक क्या चलेगा, इरप्टिव फेज चलने लगेगा। दोस्तों ये जो इरप्टिव फेज में स्किन में इरप्शंस आने लगेंगे, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, आराम से। ये जो इरप्शंस है, इस इरप्शन की खास बात क्या है, जैसे चिकन पॉक्स की खास बात क्या थी, ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पत्तियों पे कोई ओस की बूंद आकर गिरी हो, ऐसे चिकन पॉक्स की इरप्शंस हमने पढ़े थे। मतलब लाल कलर का बेस होता था, नीचे बेस कौन से कलर का होता था, लाल रंग का बेस होता था, और उसके ऊपर इरप्शंस आते थे। इसमें भी ऐसा ही होगा, जो बेस होगा इरप्शन का वो हमेशा कैसा होगा, लाल, मतलब रेड 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 नजर आएगा स्किन, उसके ऊपर इरप्शंस नजर आएंगे ग्रुप में कैसे आएंगे, ग्रुप में। मैंने आपको बोला था कि कभी भी हर्पीज जोस्टर का इरप्शन, शिंगल्स का इरप्शन मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। कम ऑन, वापस देखो, आप ध्यान से सुनो, मिड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगा। अगर राइट साइड में है तो राइट में ही रहेगा, चाहे डर्मेटोम चेंज कर ले, जैसे थोरेक्स से एब्डोमेन पे भी मिल सकता है, एब्डोमेन से थाई पर भी आ सकता है, थाई से बैक पर भी आ सकता है, लेकिन राइट साइड में है तो राइट में ही रहेगा। अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। राइट डर्मेटोम छोड़ के लेफ्ट में नहीं आ सकता, लेफ्ट डर्मेटोम छोड़ के राइट में नहीं आ सकता। राइट साइड में इंफेक्शन हुआ है तो राइट चीजों को ही अफेक्ट कर सकता है वो, लेफ्ट साइड में इंफेक्शन हुआ है तो लेफ्ट चीजों को ही अफेक्ट कर सकता है वो। मतलब मिड लाइन को निम्न में से कौन क्रॉस नहीं करता, सिंगल्स क्रॉस नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब इरप्शन आते कैसे हैं, देखो बड़े अच्छे इरप्शंस यहां आपको देखने को मिलेंगे। ये जो इरप्शंस हैं ये 7 से 15 दिन तक रहते हैं। शुरुआत में पेप्यूल बनता है जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है। शुरुआत में पेप्यूल बनता है, इस पेप्यूल में कैसा फ्लूइड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है। शुरुआत में पेप्यूल बनता है, फिर यही पेप्यूल जिसमें क्लियर फ्लूइड है तो फ्लूइड बिकम क्लाउडी। फ्लूइड कैसा हो जाता है, क्लाउडी होने लग जाता है। इस फ्लूइड के अंदर पस बनने लग जाती है और तभी इसका नाम पड़ जाता है पुस्ट्यूल। पुस्ट्यूल, यहां फ्लूइड क्लियर था, यहां फ्लूइड कैसा हो जाएगा, क्लाउडी फ्लूइड हो जाएगा। दोस्तों जैसे क्लाउडी हो गया तब आप इसको बोलोगे पुस्ट्यूल। ठीक है दोस्तों, और ये पुस्ट्यूल धीरे धीरे फूट जाता है और एक निशान सा छोड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। दोस्तों ठीक है, तो पेप्यूल, पुस्ट्यूल और क्रस्ट, ये इरप्शन मैंने आपको फिर बोला है, ध्यान से सुन लो। मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ये रही आपकी बॉडी, यहां पर हर्पीज हुआ है तो हमेशा नीचे जो बेस होगा वो कैसा होगा, रेड। बेस हमेशा कैसा मिलेगा आपको, रेड, और इसके ऊपर आपको इरप्शंस मिलेंगे। ये देखो
ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको जूम करके देखिए, कैसे भी देखिए, नीचे बेस हमेशा रेड होगा, उसके ऊपर इरप्शंस आपको नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले पेप्यूल बना जिसमें क्लियर फ्लूइड था, फिर पुस्ट्यूल बना जिसमें क्लाउडी फ्लूइड था, और वो फ्लूइड निकल गया और स्किन में एक निशान छोड़ गया जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट दोस्तों। तो दिस इज द इरप्टिव फेज। एक फेज से दूसरे फेज में जाने में इसको 24 घंटे का समय लगता है। पेप्यूल 24 घंटे बाद पुस्ट्यूल बन जाता है, पुस्ट्यूल 24 घंटे बाद क्रस्ट बन जाता है। 24 आवर्स, कितने कितने घंटे में, 24 आवर में अपनी फेजेस बदल लेता है ये। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में बचा पोस्ट इरप्टिव फेज। पोस्ट इरप्टिव फेज, इसका मतलब ये जो पोस्ट इरप्टिव फेज होता है, ये इरप्शन के बाद की स्थिति है। ये 30 दिन या उससे भी ज्यादा का हो सकता है, 30 डेज और मोर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जहां पर इरप्शन था वहां दर्द रह जाता है, न्यूरल्जिक पेन रह जाता है। न्यूरो मतलब नर्व्स। आप देखिए, कभी आप अगर आपको हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ है और आप स्किन के डॉक्टर के पास गए, वो जरूर आपको बोलेगा कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लो। हम पूछेंगे न्यूरो से क्यों? क्योंकि हर्पीस का जो वायरस है वो आपकी नर्व्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसके 2 कॉम्प्लिकेशन मैं आपको अभी जबरदस्त बताऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी। अभी 2 कॉम्प्लिकेशन पे बात करेंगे हम लोग। आपने रामसे हंट सिंड्रोम का नाम सुना है? रामसे हंट सिंड्रोम नहीं सुना तो देखिए, आप सुन लीजिए उसको। 30 डेज और मोर भी हर्पिटिक, पोस्ट हर्पिटिक पेन रह जाता है। ठीक है, तो पेन जब रह जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट हर्पिटिक न्यूरेल्जिया। पेन, जब पेन यहां रह जाएगा तो इसको बोलेंगे पोस्ट, क्योंकि इंफेक्शन तो गया, हर्पिटिक न्यूरेल्जिया। अगर पेन आपको है तो आप पेन के लिए गाबापेंटीन, एंटीपायरेटिक्स, कभी फीवर अगर आ जाता है तो आप एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाबापेंटीन का, प्रीगाबालिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी पोस्ट हर्पेटिक पेन बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमिट्रिप्टाइलिन का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। एनाल्जेसिक, ऑफ कोर्स पेन है तो एनाल्जेसिक इज यूज, बिल्कुल यूज आएगी। कभी कभी पेन से फिवरिश हो जाता है पेशेंट, तो फिवरिश हो गया तो आपको एंटीपायरेटिक भी यूज लेनी है, एनाल्जेसिक भी यूज लेनी है, दोनों यूज लेनी है। पेन अगर ज्यादा सीवियर है तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है, जैसे कि एमिट्रिप्टाइलिन मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है दोस्तों, टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, साइकेट्रिक में आप लोग पढ़ते होंगे ये सब, है ना। तो पेन अगर है तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया अगर है तो हो सकता है आपको एक एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करना पड़े। इसके मैनेजमेंट में अभी मैं आपको बता दूंगा। तो 30 डेज और मोर तक पोस्ट इरप्टिव पेन रह सकता है, इसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दिस रिमेन फॉर 30 डेज और मोर। अब आपको मैं बताता हूं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं दोस्तों। 2 जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं। पहला, हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस कॉम्प्लिकेशन क्या मिलेंगे इसके? पहला, हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। इसमें जो वायरस है वो आपकी ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करना चालू कर देगा और इन्फेक्शन आपके कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, स्क्लेराइटिस हो सकता है, पैरास्क्लेराइटिस हो सकता है, रेटिनाइटिस हो सकता है, रेटिना। इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करना जरूरी, क्योंकि अब बात आपकी आंखों की आ गई है। हमें देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, दोनों आंखें प्रभावित नहीं हो सकती, एक ही होगी। क्योंकि मैंने बोला ना, आपको डर्मेटोम चेंज कर सकता है लेकिन बॉडी की मिड लाइन को कभी चेंज नहीं करेगा। मतलब इस कंडीशन में आपकी कोई राइट आई या लेफ्ट आई, दोनों में से कोई आई प्रभावित हो जाएगी, एकदम रेडनेस हो जाएगी। आप लोग देखिए, ये टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस का पेशेंट कैसा नजर आएगा? हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस मान लीजिए राइट आई में है तो उसकी राइट आई अजीब सी स्वेलिंग हो जाएगी, राइट आई में चारों तरफ बिल्कुल रेडनेस डेवलप हो जाएगी उसकी आईज में। और उसके ये जो नोज है, इसके आसपास में ये माउथ है पेशेंट का, ये एक नॉर्मल आई भी बना देता हूं मैं, ये नॉर्मल आई है उसकी, ये तो नॉर्मल दिख रही है। और ये आई देखो एकदम सूज जाएगी और बहुत सारे इरप्शंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आंखों के चारों तरफ, इस तरीके से। ये देखिए आप, इस तरीके से देखिए आप, कैन यू सी? देखिए आप,
इसको बोलेंगे अपन हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिसिला जोस्टर। जैसे हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस है, उसी तरीके से एक और कॉम्प्लिकेशन है हर्पीज जोस्टर ओटाइकस। इसमें आपकी जो कान में सुनने की शक्ति है वो प्रभावित हो सकती है। इसमें इनर ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर तीनों का इंफेक्शन हो सकता है। इनर ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर तीनों प्रभावित हो सकती है और आपकी हियरिंग पावर डैमेज हो सकती है। आपकी जो सुनने की शक्ति है वो डैमेज हो सकती है। ये देखो, ये ईयर ड्रम है, ये 3 हड्डियां आपके कान की, इनकस, मेलियस, स्टीप्स, ये ओवल विंडो और यहां पर ये इनर ईयर, ये इनर ईयर। ठीक है दोस्तों, आपने कभी देखा हो तो एक ट्यूब यहां ऑस्टिचन ट्यूब खुलती है नोज में, ये पूरा आपका ईयर है। ये एक्सटर्नल ईयर है, दिस इज अ एक्सटर्नल ईयर, दिस इज द मिडल ईयर एंड दिस इज द इनर ईयर। तो हर्पीज जोस्टर आपके ईयर को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे आपके सुनने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी एक खास दिक्कत देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं रामसे हंट सिंड्रोम। ध्यान से सुनना, रामसे हंट सिंड्रोम, रामसे हंट सिंड्रोम। कुछ खास बात नहीं है। आपको मैंने हर्पीज जोस्टर ओटाइकस बताया, इसी के साथ साथ में अगर फेशियल पैरालिसिस हो जाए, फेशियल नर्व से पैरालिसिस हो जाए, न्यूरल्जिया डेवलप हो जाए, जिसमें आपका जो फेस है उसका एक तरफ ऐसे टेढ़ा हो जाता है, बेल्स पाल्सी आपने सुना होगा ना, बेल्स पाल्सी न्यूरल्जिया होता है वो भी, तो ये भी न्यूरल्जिया हो जाए, लेकिन साथ साथ में हर्पीज जोस्टर ओटाइकस हो। हर्पीज जोस्टर ओटाइकस के साथ साथ में अगर फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाए, फेशियल नर्व साथ में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको बोलेंगे रामसे हंट सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, तो हर्पीज जोस्टर ओटाइकस के साथ में फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं रामसे हंट सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्पीज वायरस। ठीक है, वेरिसिला जोस्टर वायरस। अब देखिए दोस्तों, अब हमने कॉम्प्लिकेशन कर लिया, अब इसका मैनेजमेंट क्या होता होगा देखते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है, बड़ा जबरदस्त इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया था, अगर आपके स्किन में इरप्शन हुए 72 घंटे हो गए हैं तो आपको एंटीवायरल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका इतना रोल नहीं है, बिकॉज दीज वायरस आर सेल्फ लिमिटेड। वापस आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जैसे ठीक होने लगती है, वायरस वापस डोरमेंट अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपके स्किन के जो इरप्शंस आए हैं उनको आए हुए लेस देन 72 आवर्स हुए हैं, तो आप यूज ले सकते हैं एंटीवायरल। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एसाइलोविर, वेलासाइलोविर, एसाइलोविर, वेलासाइलोविर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपके स्किन के इरप्शन आए ग्रेटर देन 72 आवर्स आ गए हैं तो नो यूज ऑफ एंटी वायरल, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरी लेस बेनिफिट, बेनिफिट बहुत कम है और उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। फालतू में एंटीवायरल डोज, इसकी डोजेस भी बहुत ज्यादा होती है। 800 mg की गोली दिन में 5 बार लेनी पड़ती है, तो देखो 4000 mg देनी पड़ रही है, और डॉक्टर ने लिख दी 5 दिन तक लेनी है आपको, तो 5 दिन में कितने mg ले लिया आपने? तो 72 आवर्स से कम अगर हुए हैं तो इरप्शन बढ़े नहीं, आप दवा दे सकते हो, और 72 आवर्स से ज्यादा अगर हो गए तो इरप्शन, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, इरप्शन जितने होने उतने हो चुके, अब इसका बेनिफिट नहीं होगा आपको एंटीवायरल ड्रग्स का। तो 72 आवर्स से ज्यादा का समय हो जाता है तो एंटीवायरल ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती। कौन कौन से एंटीवायरल यूज ले सकते हो? एग्जांपल एसाइलोविर एंड वेलासाइलोविर। ठीक है दोस्तों, अब इस इरप्शन को एक एसाइलोविर ऑइंटमेंट से भी हम यूज ले सकते हैं, एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स आते हैं उसको भी आप यूज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप साथ साथ में स्किन पर लगाने के लिए एसाइलोविर
कि क्रीम और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्किन में अगर इरप्शन होते हैं, अगर स्किन में इरप्शन होते हैं तो इरप्शन में इचिंग जरूर होती है, तो हिस्टामीन को रोकने के लिए एंटी हिस्टामीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि फैक्सोफिनाडीन एलेग्रा नाम से मिलती है बाजार में, फैक्सोफिनाडीन, ठीक है दोस्तों। या आप एविल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज एंटी हिस्टामीन, आपको एक साथ में अगर इचिंग की तकलीफ हो रही है मरीज को तो देनी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी मैंने आपको बताया पोस्ट हर्पिटिक इरप्शन होते हैं, पोस्ट हर्पिटिक न्यूरेल्जिया होता है, पोस्ट हर्पिटिक न्यूरेल्जिया। पेन डेवलप हो रहा है हर्पीस के इन्फेक्शन के बाद में, तो आप क्या करोगे, तो आपको एनाल्जेसिक देनी चाहिए, गावापेंटीन देनी चाहिए, प्रीगाबालिन देनी चाहिए, और कभी कभी पेन ज्यादा सीवियर हो जाए तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि एमिट्रिप्टाइलिन देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया का मैनेजमेंट, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया का मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। दिस इज द पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया मैनेजमेंट, दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट। अब एक और खास बात मैं आपको आखिरी बता दूं टॉपिक खत्म करने से पहले, कि क्या हम इसको होने से रोक सकते हैं क्या? हाँ, रोक सकते हो आप। अगर आप चाहते हो कि हर्पीज ना हो तो किस कंडीशन में हर्पीज नहीं होती, देखो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। पहला, इम्यूनाइज कर देना चाहिए, टीके लगवाने चाहिए MMRV के, MMRV मीजल्स, मम्स, रूबेला एंड वेरिसिला, ठीक है। तो MMRV का टीका है, अगर ये लगा दें हम तो आपको चिकन पॉक्स भी नहीं होगा, चिकन पॉक्स ही नहीं होगा, जो वायरस ही नहीं आएगा तो वो डोरमेंट अवस्था में कहां से रहेगा, तो एक्टिव क्यों होगा वो, ठीक है। तो जिन लोगों ने इम्यूनाइजेशन करा रखा है MMRV का, उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने इम्यूनाइजेशन MMRV का नहीं कराया और उसको लेटर अवस्था में हर्पीस का इन्फेक्शन हो गया। हर्पीस इन्फेक्शन हो सकता, बिल्कुल लेटर अवस्था में हो सकता है, आपने इम्यूनाइजेशन नहीं कराया और हर्पीस का इन्फेक्शन हो गया, तो क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में जोस्टावीर नाम का वैक्सीन लगाएं, जोस्टावैक वैक्सीनेशन कराएं। इस जोस्टावैक वैक्सीनेशन कराने से सिंगल्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंग्रेक्स। What is Singrex? To prevent this single infection, we immune ourselves by Zostavac. This process is called Singrex. तो भैया ये इसका प्रिवेंशन होता है। आशा करता हूं सिंगल्स टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।